अभी ये समझ आ गया कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होती है और वैल्यू एडेड मेथड क्यों यूज होता है। यहां तक क्लियर है। अब यूज करने का टाइम आ गया, तो कैलकुलेट करेंगे कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट हो सकती है वैल्यू एडेड मेथड से। जब इनकम मेथड यूज करते थे तो जो सारे कंपोनेंट्स ऐड करते थे तो नेट रिजल्ट क्या आता था? वेरी गुड। इनकम मेथड में आता था डोमेस्टिक इनकम व्हिच इज डिनोटेड बाय एनडीपी एट एफसी। जब एक्सपेंडिचर मेथड यूज करते थे तो क्या आता था? जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक एट मार्केट प्राइस। जब वैल्यू एडेड मेथड यूज करते हैं तो भी क्या आता है? जीडीपी एट एमपी। क्या आता है? जीडीपी एट एमपी, जिसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, पहले एक एक सेक्टर करके वैल्यू एडेड निकालते हैं। तो जब आप एक सेक्टर की वैल्यू एडेड निकाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्या बोलते हैं? ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब जितनी फर्म्स हैं एक एक करके, जैसे फार्मर का निकाला था वैल्यू एडेड, मिलर का निकाला था, बेकर का निकाला था, तो जितनी भी आपके पास क्वेश्चन में फर्म्स आएंगी, प्रोड्यूसिंग यूनिट्स जिसे कहेंगे, आप सबका एक एक करके वैल्यू एडेड निकालेंगे। जी डीपीएमपी इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल द सेक्टर्स कह लो या प्रोड्यूसर्स कह लो, एक ही बात है। एक एक करके आपने क्या निकाला? ग्रॉस वैल्यू एडेड। सबका टोटल करा तो क्या निकला? जीडीपी एट एमपी। तो जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू जीवी एट एमपी, एक ही बात है दोनों। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी। तो लेकिन हम क्या करेंगे? एक एक करके हर सेक्टर की, हर फर्म की वैल्यू एडेड निकालेंगे, उसको टोटल करेंगे तो क्या आएगा? जीडीपी एट एमपी। फिर उसके बाद क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि वो क्या मांग रहा है आपसे। हो सकता है बोले डोमेस्टिक इनकम निकालो, तो एनडीपी एट एफसी निकालो जीडीपी एट एमपी से। हो सकता है वो बोले नेशनल इनकम निकालो, तो नेशनल इनकम निकालो। मेरे को लिखने की जरूरत है कि फॉर्मूला जीडीपी एमपी से नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, वो तो कोई नई बात नहीं है। फोकस करते हैं वैल्यू एडेड मेथड के फॉर्मूले पे। तो दो नए कंपोनेंट्स आए। क्या दो नए कंपोनेंट्स आए? वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ध्यान से देखेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये वैल्यू एडेड क्या होता है? ध्यान से देखेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट is equal to sales plus change in stock. Sales plus change in stock. वैल्यू ऑफ आउटपुट, आपने कितनी प्रोडक्शन करी। करेक्ट, कुछ सामान तो बिक गया, कुछ बचा हुआ है, तो चेंज इन स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। Closing minus opening. So change in stock is also known as addition to stock or inventory. Increase in inventory लिखने की जरूरत तो नहीं है, एक ही बात है। सर क्लोजिंग स्टॉक ही ऐड कर देते हैं, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्यों हो रहा है? अगर आपको ये देखना था कि कितना सामान बच गया तो क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए था। हम चेंज इन स्टॉक क्यों लेते हैं? ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट लॉजिक है। जब आप चेंज इन स्टॉक ले रहे हो तो बेसिकली आप क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर रहे हो और ओपनिंग स्टॉक माइनस कर रहे हो। ऐसा क्यों? कह रहे व्हाट इज नेशनल इनकम? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर या गुड्स सोल्ड इन अ ईयर? प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। तो जो आपने सामान बेचा, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसमें से कुछ था जो ऑलरेडी प्रोड्यूस था, पिछले साल ही बन चुका था। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता कि प्रोड्यूसर ने जो सामान बेचा
उसमें से कुछ उसके पास पहले से ही पड़ा था, यस और नो? भाई साहब समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? पक्का? मेरी दुकान है स्टेशनरी की, तो जब साल शुरू हुआ तो पहले से मेरे पास 10,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो इस साल की सेल्स मेरी अगर 1 लाख है, तो क्या वो सारी की सारी 1 लाख जरूरी है कि उसी चीज को रिप्रेजेंट करनी हो जो मैंने उस साल में प्रोड्यूस करा या खरीदा? नो, ऐसा हो सकता है कुछ पहले से था, तो ओपनिंग स्टॉक माइनस किया जाता है। क्लोजिंग स्टॉक ऐड किया जाता है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक वो चीज रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपने इस साल प्रोड्यूस या परचेज तो करा बट अभी बेचा नहीं, तो वो आपकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मान ली जाती है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो अगर चेंज इन स्टॉक 0 है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट और सेल्स सेम होंगे, ऑब्वियस सी बात है। सेल्स क्या होती है? जो सामान आपने बेचा, ठीक है। चेंज इन स्टॉक क्लियर है? सेल्स इंक्लूड एक्सपोर्ट्स ऑल्सो। तो सेल्स जब है तो क्या सिर्फ डोमेस्टिक सेल्स हैं, जो टोटल आपने सामान बेचा? तो सेल्स फिर क्या हुई आपकी? डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। तो अगर सिर्फ लिखा है सेल्स बाय फर्म बी, तो वो फर्म बी की टोटल सेल्स है या सिर्फ उसकी डोमेस्टिक सेल्स है? टोटल सेल्स है। लेकिन अगर लिखा है कि सेल्स बाय फर्म बी टू फर्म ए, तो वो उसकी टोटल सेल्स है या स्पेसिफिक सेल्स है? तो अगर आपको स्पेसिफिक सेल दे रखी हो तो एक्सपोर्ट्स ऐड करने होंगे कि सेल्स बाय फर्म बी टू फर्म ए, सेल्स बाय फर्म बी टू फर्म सी, सेल्स बाय फर्म बी टू द गवर्नमेंट। तो ऐसे स्पेसिफिक दे रखी हैं, तो आप सबका टोटल करेंगे तो टोटल आएगी, उस केस में एक्सपोर्ट्स भी ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर लिखा है सेल्स बाय फर्म बी, तो वो सब इंक्लूडेड होगा उसमें कि उसके क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। सेल्स कभी कभी डायरेक्टली गिवन होगा, कभी कभी डोमेस्टिक अलग होगा और एक्सपोर्ट्स अलग होंगे। कोई भी डाउट? या प्लीज दरवाजा बंद कर दो। क्लियर है? तो वैल्यू एडेड क्या था? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। दो ही चीज, बहुत ही छोटा फॉर्मूला है, वैल्यू एडेड का सबसे छोटा फॉर्मूला है, बट छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स में बता दिया, एक्सपोर्ट्स का ध्यान रखना है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है? आपकी परचेजेस। इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो वही है ना कि क्या होता है, बाय डेफिनेशन हमने ऑलरेडी कर रखा है, एनीथिंग परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, तो आपकी परचेजेस आ गई सारी। और एनी एक्सपेंस इनकर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। तो मैंने कोई भी रॉ मटेरियल खरीदा, कोई भी सर्विस हायर करी प्रोडक्शन के लिए या रीसेल के लिए, तो वो सब क्या होता है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कोई डाउट? इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है? परचेजेस। तो इसमें क्या क्या आता है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, मतलब फ्यूल एंड पावर एक्सपेंसेस। लिस्ट अनलिमिटेड है बट लॉजिक समझना है, एनी एक्सपेंस इनकर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोडक्शन, एनीथिंग परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, ये सब क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स और इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सेम एज सेल्स includes exports, purchases include
इंपोर्ट्स। तो अगर आपको डोमेस्टिक परचेजेस या स्पेसिफिक परचेजेस दे रखी हैं तो आप उसकी सारी परचेजेस ऐड कर दोगे, लेकिन अगर लिखा है परचेजेस बाय फर्म ए तो वो उसकी टोटल परचेजेस हैं, लेकिन अगर लिखा है परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी तो वो उसकी स्पेसिफिक परचेज है। तो देखोगे और कोई परचेज तो नहीं है, तो सारी परचेजेस ऐड करेंगे तो उसकी टोटल परचेजेस आ जाएंगी। तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है? आपकी परचेजेस। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो सकता है, बट रेयर केसेस में कभी कभी ऐसे कुछ एक्सपेंसेस भी दिए हो सकते हैं, फ्यूल, पावर, रेंट, जो भी एक्सपेंस इनकर्ड व्हाइल रेंडरिंग द सर्विस। कोई भी डाउट? तेज बोलो। गुड क्वेश्चन। जब हम फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं तो वो हमने ऑलरेडी पढ़ा था फाइनल और इंटरमीडिएट में। फाइनल गुड्स में क्या आता है? एक तो जो कंज्यूमर ने खरीदा, प्रोड्यूसर ने जो कैपिटल गुड्स खरीदे, वो तो फाइनल होते हैं या इंटरमीडिएट होते हैं? फाइनल। तो वो इंटरमीडिएट गुड्स का पार्ट नहीं है, तो लिख देता हूं मैं, बट पहले भी कवर हो चुका है कि फाइनल एक प्रोड्यूसर अगर कैपिटल गुड्स खरीद रहा है, मशीन, फर्नीचर, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है। इंटरमीडिएट गुड्स मैंने अभी डेफिनेशन में दी थी, एनीथिंग परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल और any expense incurred during the course of production or rendering the service which gets exhausted। तो अच्छा पॉइंट है, ये भी पता होना चाहिए। Purchases do not include purchase of capital goods, do not include purchase of capital goods। कोई भी डाउट? चलो, अब फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, अब रीड करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। सेम चीजें ही दोबारा आएंगी, तो जितनी बार आएंगी उतनी ज्यादा और स्ट्रॉन्ग होती रहेंगी। वैल्यू एडेड मेथड, कलर चेंजेस टू ग्रीन। This method is used to measure national income in different phases of production in the circular flow. It shows the contribution, that is the value added, of each producing unit in the production process. Every individual enterprise adds certain value to the products which it purchases from some other firm as intermediate goods। जो भी फर्म ने सामान खरीदा उसमें वो कुछ वैल्यू ऐड करती है, चाहे रिटेलर है, बना बनाया सामान खरीद रहा है, आटा खरीद के लाता है होलसेलर से और हमें बेचता है, उसने क्या वैल्यू ऐड कर दी? सर बेटा आपके डोर स्टेप पे डिलीवर करा उसने, आपके कॉलोनी तक वो लेके आया, तो उसने सर्विस करी ना, ट्रांसपोर्टेशन, तो वैल्यू एडिशन तो हुई है। कुछ भी हो सकती है। When value added by each and every individual firm is summed up, we get the value of national income। but directly national income नहीं आती। आपको क्या बताया कि सारी वैल्यू एडेड ऐड भी करते हैं तो पहले कहां पहुंचेंगे हम? जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी और ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस एक ही बात होती है। वैल्यू एडेड मेथड इज आल्सो नोन एज, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, डिफरेंट नेम्स पता होने चाहिए। इसको प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, इन्वेंट्री मेथड भी बोलते हैं, नेट आउटपुट मेथड भी बोलते हैं, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी बोलते हैं, कमोडिटी सर्विस मेथड भी बोलते हैं। सबसे कॉमनली यूज्ड इसका अल्टरनेट नेम प्रोडक्ट मेथड होगा, तो भी आएगा यूज प्रोडक्ट मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड की ही बात हो रही है। Concept of value added method, value added refers to the addition of the value to the raw materials, intermediate good by a firm by virtue of its productive activities। तो value added का फॉर्मूला क्या बताया? value of output minus intermediate consumption। Concept of value added, suppose a baker, बहुत हो गई इनकी बातें हमारी, ठीक है ना, तो बेकर, मिलर, फार्मर, ये कहानी तो क्लियर है, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है ना कि कितनी वैल्यू एडेड थी, अब तो छप चुकी है। काम की बात पे आते हैं। काम की बात, इंटरमीडिएट कंजम्पशन और फाइनल कंजम्पशन में क्या फर्क होता है? हम डिटेल में डिफरेंस कर चुके हैं फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड का, ये तो उसका 5% भी नहीं है, बट कॉन्सेप्ट वही है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोडक्शन यूनिट on purchase of those goods and services which are meant for either resale or using up completely, they get exhausted।
फॉर फर्दर प्रोडक्शन ड्यूरिंग द सेम ईयर। तो ड्यूरिंग द सेम ईयर तो कैपिटल गुड्स क्या इस डेफिनेशन में आएंगे? नो, बिकॉज दे गिव लॉन्ग टर्म बेनिफिट। इन द गिवन एग्जांपल एक्सपेंडिचर ऑन फ्लावर, तो अगर बेकर ने फ्लावर खरीदा था मिलर से तो उसके लिए क्या हो गया? वो इंटरमीडिएट गुड। फाइनल कंजम्पशन रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज मेंट फॉर फाइनल कंजम्पशन। तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो वो कुछ भी खरीद रहा है वो सब आ जाएगा। प्रोड्यूसर के लिए फाइनल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स, ठीक है ना, वो इंटरमीडिएट नहीं होते। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बट अगेन रेपिटेशन है। इंपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड। अगर मेरे पास टोटल परचेजेस हैं तो इफ वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज गिवन, अगर आप बोलेंगे ना इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आते हैं परचेजेस, लिखा है इंटरमीडिएट कंजम्पशन वाज 500 करोड़, तो उसमें सब इंक्लूडेड है, डोमेस्टिक परचेजेस भी और इंपोर्ट्स भी। Then imports are not included separately as imports are already included in the value of intermediate consumption. However, if domestic purchases are specifically mentioned, कि domestic purchases इतनी है तो उसमें imports तो included हो नहीं सकते, तो आप imports add करेंगे तो आपकी total intermediate consumption आ जाएगी। कोई भी डाउट? सिंपल सी बात है, सुन लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। अगर intermediate consumption 1200 है और imports भी हैं 300, तो क्या imports add होंगे? नहीं होंगे, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन 1200 ही रहेगी। अगर दिया है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म 500 और इंपोर्ट्स 100, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालने के लिए दोनों ऐड होंगे, तो 600 हो जाएगा। अगर दिया है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ध्यान से सुनेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर सिर्फ लिखा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कुछ मेंशन नहीं है डोमेस्टिक है या टोटल है, तो वो टोटल है, तो वो टोटल है। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लिखा था सर, इंपोर्ट तो किसी और का भी, परचेज रॉ मटेरियल ही आता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन में, कैपिटल गुड्स थोड़ी ना आते हैं। तो अगर लिखा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, वो टोटल परचेजेस ही हैं, उसमें इंपोर्ट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इसीलिए 1000 ही। क्लियर है ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन का? नहीं ऐसी वैल्यू ऑफ आउटपुट है। वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको क्या बताया, क्या फॉर्मूला है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। कभी कभी क्या होता है, वन मोर वे टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट, कभी कभी ऐसे यूनिट्स में गिवन होता है, आउटपुट प्रोड्यूस्ड 10,000 यूनिट्स, वैल्यू पर यूनिट 10 रुपीज, तो यूनिट्स को प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो और आसान हो गया काम। कभी कभी यूनिट्स में इंफॉर्मेशन गिवन है, तो यूनिट्स को अगर पर यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत? इंपॉर्टेंट है बट बहुत इजी। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय क्वांटिटी नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू प्राइस पर यूनिट। तो क्वांटिटी अगर सेल्स हैं, तो अगर लिखा है आउटपुट प्रोड्यूस्ड, तो क्या चेंज इन स्टॉक लूंगा मैं? तो आउटपुट पहले ही दे दिया उन्होंने। अगर लिखा है यूनिट्स सोल्ड, तो यूनिट सोल्ड से सेल्स आएंगी या वैल्यू ऑफ आउटपुट आएगी? सेल्स। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से आउटपुट आएगा या सेल्स? प्रोड्यूस्ड, तो डायरेक्टली यूनिट्स प्रोड्यूस दे रखे हैं, तो क्या मुझे चेंज इन स्टॉक, स्टॉक एडजस्टमेंट की जरूरत है? दिख तो रहा है प्रोडक्शन कितनी है, वो सिर्फ प्रोडक्शन की बात कर रहा है। तो अगर यूनिट्स सोल्ड गिवन है क्वेश्चन में, तो उससे आप सेल्स निकालेंगे, फिर चेंज इन स्टॉक ऐड होगा। अगर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड गिवन है, तो उससे डायरेक्टली आप वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल देंगे। For example, firm manufactures 1,000 pairs of shoes annually and sells them at 500 per pair, assuming change in stock is nil. अगर स्टॉक ही nil है, तो जितना आपने आउटपुट बनाया सारा बिक गया, तो यूनिट्स इनटू प्राइस। ये पॉइंट भी बता चुका हूं। एक्सपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड, वो सेल्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिक सेल्स गिवन है तो आप एक्सपोर्ट्स को ऐड करेंगे। कोई डाउट? अगर लिखा है सेल्स 2000 और एक्सपोर्ट्स 400, तो इसमें सेल्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो 2000 आउटपुट। डोमेस्टिक सेल्स गिवन है, तो एक्सपोर्ट्स को ऐड करेंगे, तो टोटल सेल्स आ जाएंगी। क्या सेल्स और वैल्यू ऑफ आउटपुट सेम हो सकते हैं? वेरी गुड। सेल्स और वैल्यू आउटपुट सेम कब होते हैं? सिर्फ और सिर्फ तब
जब चेंज इन स्टॉक 0 है। बहुत ही इजी है फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल है फॉर्मूला। एक बार और रिवाइज कराता हूं, क्लोज करते हैं, सुनने पे ध्यान देंगे। चलो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होती हैं, आपकी परचेजेस, ठीक है ना, क्या होती हैं आपकी परचेजेस। तो बाकी क्या होता है वो तो हम पढ़ ही चुके हैं, वो क्वेश्चन आ जाएगा उसमें, इंपोर्ट्स इंक्लूडेड है, ठीक है। अब ये सब करके ये क्या होता है, जीवी एट एमपी। तो इससे हमने सारे अगर सेक्टर्स ऐड करते हैं तो जीडीपी एट एमपी आ गया। तो अगर मुझे नेशनल इनकम निकालना है वो क्या होता है, एनएनपी एट एफसी। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, जीवी एट एमपी विच इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी। नेशनल इनकम को वैल्यू एडेड मेथड में एनवी एट एफसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनवी एट एफसी, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ध्यान से देखेंगे, अगर इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ नेशनल इनकम को, तो क्या हो जाएगा, जीवी एट एमपी प्लस डोमेस्टिक इनकम है प्लस एनएफआईए माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी। हम पहले डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी दिक्कत, जीवीए इज ग्रॉस वैल्यू एडेड, दैट इज जीडीपी एट एमपी। सिंपल सा है फॉर्मूला, सिंपल रहने देंगे, अभी इस पे क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा।